Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने नेचुरल मेथड्स के बारे में बात की थी, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। नेचुरल मेथड में हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात किया था, जैसे रिदम मेथड, कैलेंडर मेथड, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस मेथड, जिनको तीनों को हम एक ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी विड्रॉल मेथड की, जिसको हमने बोला था कोइटस इंटरप्टस, और थर्ड हमने बात की थी लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्मिनल मेथड या सर्जिकल मेथड या स्टरलाइजेशन के बारे में। इट इज अ सर्जिकल मेथड। किस टाइप का मेथड है? इट इज अ सर्जिकल मेथड। ये सर्जिकल मेथड है और इन सर्जिकल मेथड्स को स्टरलाइजेशन भी बोला जाता है। मेल स्टरलाइजेशन, फीमेल स्टरलाइजेशन। करते क्या है? ब्लॉक गैमीट ट्रांसपोर्ट देयर बाय प्रिवेंटिंग कॉन्सेप्शन। ये गैमीट के ट्रांसफर को ब्लॉक कर देते हैं, और जब गैमीट ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता तो क्या नहीं हो पाता? कॉन्सेप्शन, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी नहीं रुकती। These techniques are highly effective but their reversibility is very poor। बहुत ज्यादा हम ये कह सकते हैं बहुत इफेक्टिव टेक्निक्स है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक्स मानी जाती हैं सर्जिकल या टर्मिनल मेथड्स, और इनकी रिवर्सिबिलिटी भी काफी पुअर है। फीमेल स्टरलाइजेशन ज्यादा कराया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो अडॉप्टेड मेथड है हम कह सकते हैं वो ये है। बट स्टरलाइजेशन में सबसे ज्यादा फीमेल स्टरलाइजेशन किया जाता है, ना कि मेल स्टरलाइजेशन। तो हम देख सकते हैं फीमेल स्टरलाइजेशन 85% रेट है और मेल स्टरलाइजेशन 10 to 15% रेट है। ये चीज हमने बार बार डिस्कस की है कि जो सबसे प्रेफर्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बट वो शहरी लोगों में है, यानी कि जो अर्बन फीमेल्स हैं उनमें है पिल मेथड। ये सब जगह किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा कैंप्स लगाए जाते हैं हर शहर में, हर कस्बे में, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। तो स्टरलाइजेशन मेथड भी काफी कॉमन है और इसकी अवेयरनेस भी दी जाती है लोगों में। जो गांव देहात के लोग होते हैं वहां पे ही अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा इनको बताया जाता है कि किस तरीके से बहुत कम समय में स्टरलाइजेशन कराया जा सकता है। अब जब हम बात करते हैं कि गांव में या देहात में, यानी कि रूरल एरियाज में सबसे कॉमन मेथड क्या है, तो सबसे कॉमन मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इसी के साथ साथ अगर हम ओवरऑल देखें, वर्ल्ड वाइड देखें, तो मोस्ट कॉमन जो कॉन्ट्रासेप्टिव है दैट इज कॉन्डम। बट अगर हम स्टरलाइजेशन में देखें तो फीमेल स्टरलाइजेशन सबसे ज्यादा कराया जाता है एज कंपेयर टू द मेल स्टरलाइजेशन। अब क्या नाम दिया गया है? वसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। नाम से ही नाम आ जाएगा। वास्ट डिफरेंस, टाइड एंड कट। वास्ट डिफरेंस को काट के सिल दिया, तो यहां पे वास डिफरेंस को काटा और सिल दिया। द वास्ट डिफरेंस इज टाइड, या हम कह सकते हैं कट एंड टाइड, यानी कि यहां से स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको ब्लॉक कर दिया, गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन ब्लॉक कर दिया। अब बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर ये काट दिया है, अगर माइनर ऑपरेशन हो गया है, स्टरलाइजेशन एक मेल ने करा लिया है, तो वो स्टरलाइजेशन कराने के बाद उसकी सेक्सुअल डिजायर कम हो जाएगी या स्पर्म जो है वो बिल्कुल प्रोड्यूस होना बंद हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे टेस्टिस अपनी जगह लोकेटेड हैं, और टेस्टिस में दो टाइप की सेल्स हैं, सर्टोली सेल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे स्पर्म बनाने वाली सेल्स स्पर्मेटोगोनिया भी प्रेजेंट है। तो नेचुरली यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, बट स्पर्म्स यहाँ तक आते आते खत्म हो जाएंगे। स्पर्म्स यहाँ तक आते आते खत्म हो जाएंगे, और इस वाली जगह, यानी कि जो वास डिफरेंस सेमिनल वेसाइकल या इजैक्युलेटरी डक्ट्स हैं या यूरेथ्रा है, वहां पे स्पर्म्स नहीं आएंगे। तो जब इजैक्युलेशन होगा तो इजैक्युलेशन में सीमन में क्या नहीं होगा? स्पर्म नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब वसेक्टमी एक मेल करा लेगा तो केवल इजैक्युलेशन किसका होगा? सीमन का होगा। व्हाट इज सीमन? सीमन इज अ फ्लूइड विच कंटेन्स सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म।
बट यहां पे सीमन में क्या नहीं होगा? एट द टाइम ऑफ इजैक्यूलेशन स्पर्म नहीं होंगे, केवल सेमिनल प्लाज्मा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी जो वर्ड आया है वो आया है फेलोपियन ट्यूब से, ट्यूब से वर्ड आया है, और फीमेल में फेलोपियन ट्यूब इज टाइड एंड कट। तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को, यानी कि दोनों फेलोपियन ट्यूब्स आर टाइड एंड कट, नॉट अ सिंगल वन, कीप इट इन माइंड। सो हियर ये फेलोपियन ट्यूब है और इस फेलोपियन ट्यूब को काट दिया और बांध दिया, काट के सिल दिया या बांध दिया। तो इस तरीके से ये ट्यूब बांध दी। अब फिर से क्वेश्चन अराइज हो जाता है बच्चों के दिमाग में कि फेलोपियन ट्यूब को जब काट दिया गया है तो ओवम बनना बंद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ओवम बनेगा। ओवम को फेलोपियन ट्यूब के फिम्ब्रे रिसीव भी करेंगे और रिसीव करने के बाद इसका ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं यहाँ तक, और करेंगे भी। बट यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो ओव्यूलेशन हो रहा है तो ओव्यूलेशन के जस्ट बाद जो ओवम है उसकी लाइफ 24 आवर्स की होती है, तो वो लगभग यहीं खत्म हो जाता है। आगे तक वो वैसे भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, वो ट्रांसपोर्ट उसी कंडीशन में होता है जब वो फर्टिलाइजेशन शो करता है। तो यहाँ पे ओवम बनेगा, ओवम पिक भी होगा, बट वो खत्म हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा फेलोपियन ट्यूब में ही। तो ट्यूबेक्टमी के बाद ओवम प्रोडक्शन या ओव्यूलेशन बंद नहीं होता, हार्मोन्स भी बनते हैं, ओव्यूलेशन भी होता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव टॉपिक, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, और इस टॉपिक को ऐसा नहीं है केवल मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ें, हर कैटेगरी का बच्चा, हर स्ट्रीम का बच्चा ये टॉपिक पढ़ सकता है। ये टॉपिक एक जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, चाहे आप कॉमर्स से बिलोंग करते हैं, आप आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, या किसी अदर स्ट्रीम के बच्चे हैं, तो उन बच्चों में भी एक जनरल अवेयरनेस के लिए टॉपिक पढ़ा जाता है, क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। दैट इज MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy. What is full term? फुल टर्म का मतलब होता है एक फीमेल की प्रेगनेंसी 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 6 महीने, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 9 महीने कंप्लीट करती है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? इंटेंशनल, इंटेंशनल यानी कि सोच समझ के किया हुआ प्रोसेस, वॉलेंटरी इच्छा के हिसाब से किया हुआ प्रोसेस, सोच समझ के और इच्छा से किया हुआ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाता है। अब वो कब किया गया? बिफोर फुल टर्म, यानी कि 9 महीने से पहले किया गया। इसको कहा जाता है MTP और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। जर्नल भाषा में केवल एबॉर्शन बोल देते हैं, बट इट इज एन इंड्यूस्ड एबॉर्शन। नियरली 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. पूरे विश्व में कितनी टर्मिनेशन की जाती हैं? 45 to 50 मिलियन, जो कि 1/5 पार्ट है। So nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. पूरे विश्व में इतनी MTPs की जाती हैं, which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancy in a year. यानी कि वो कितना परसेंट है? 1/5 पार्ट है, 1/5 पार्ट है, यानी कि 250 मिलियन के आसपास फीमेल प्रेग्नेंट होंगी, और उसमें से MTPs कितनी होंगी? 1/5, यानी कि 45 से 50 मिलियन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी किया जाता है पूरे विश्व में। Obviously, MTP has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose. Important line of the NCERT. MTP एक significant role play करता है,
पॉपुलेशन को नियंत्रित करने में, पॉपुलेशन कंट्रोल में ये रोल प्ले करता है, बट एमटीपी इसके लिए नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो एमटीपी करा ली जाए। पॉपुलेशन को अगर कंट्रोल करना है तो हर कपल, हर फीमेल जो प्रेग्नेंट है वो एमटीपी फॉलो करे या उसके घर वाले उसकी एमटीपी करा दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेदर टू एक्सेप्ट legalized MTP or not is being debated upon in many countries। भाई MTP लीगलाइज्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक डिबेट का मुद्दा है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये डिबेट का मुद्दा है, क्योंकि इससे इमोशंस जुड़े होते हैं, एथिकल वैल्यूज होती है, रिलीजियस एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारी चीजें इससे जुड़ी होती है, सोशल, एथिकल, इमोशनल, रिलीजियस, बहुत सारी चीजें से जुड़ी होती है। तो ये जो एमटीपी है इसीलिए बहुत ही सेंसिटिव इशू है। इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू इन द वर्ल्ड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन द ईयर 1971। इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमटीपी को किस ईयर में लीगलाइज्ड किया था? 1971 में लीगलाइज किया था, बट कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। तो वो ध्यान रखना है क्या रिस्ट्रिक्शन है? विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन थी जिससे एमटीपी का मिसयूज ना किया जाए। अब मिसयूज क्यों हो रहा है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। Such restrictions are all more important to check discrimination and illegal female feticide। अगर किसी कपल ने सोनोग्राफी कराई, नेचुरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी हो जाती है। जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड होता है तो सबसे पहले सोनोग्राफी कराई जाती है, देखा जाता है कि सब ठीक है या नहीं है। इसी के साथ साथ कई बार कुछ कंडीशन में एमनियोसेंटेसिस भी कराया जाता है। ये एक मेडिकल टेक्निक है जो बच्चे में बेसिकली उसकी ग्रोथ, उसके सेक्स, उसमें कोई क्रोमोसोमल मैलफंक्शनिंग या क्रोमोसोमल एब्रिवेशन या डिजीज को दिखाती है। तो अगर किसी कपल ने कराई तो कराने के बाद ये पता चला कि अंदर डेवलप होने वाला फीमेल है, यानी कि फीमेल फीटस है, तो फीमेल फीटस को नेचुरली बहुत ज्यादा मारा जाता है, फिटिसाइड हो जाता है। तो उसके लिए स्ट्रिक्ट चेक है। कैसे है? सच रिस्ट्रिक्शन आर मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फिटिसाइड। जब भी सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो सोनोग्राफी कराते वक्त अगर सबसे पहले जब फीमेल अपनी एंट्री करवाती है, अपना प्रिस्क्रिप्शन लेके जाती है, तो सबसे पहले आधार कार्ड लिया जाता है और वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि भ्रूण लिंग परीक्षण करना क्या है? एक कानूनी अपराध है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो है एक इलीगल ऑफेंस है। तो इसीलिए ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रख के की जाती हैं। विच आर रिपोर्टेड टू बी हाई इन इंडिया, बट भारत में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, यानी कि फीमेल फिटिसाइड बहुत ज्यादा हो रहा है। अब एमटीपी क्यों करानी चाहिए? हर चीज का मिसयूज होता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे बाहर कोई और कंट्री हो, हर चीज का मिसयूज होता है। बट किसी किसी कंडीशन में एमटीपी करानी चाहिए। वो कौन सी कंडीशन है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले एमटीपी क्यों करानी चाहिए, दूसरी चीज हम ये पढ़ेंगे कि जो एमटीपी है वो किसके अंडर गाइडेंस करानी चाहिए, कौन करेगा एमटीपी और जगह कौन सी होगी। ऐसा नहीं होगा कि एमटीपी कहीं भी करा ली जाए। डिस्पेंसरी होती हैं, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज होती हैं, साथ साथ में कुछ छोटे छोटे गांव देहात में छोटे छोटे शॉप्स होती हैं जहाँ पे दवाइयाँ मिल जाती हैं। वहाँ पे लोगों को इलीगली दवाई दे दी जाती है, डोजेस दे दी जाती है, इंजेक्शंस दे दिए जाते हैं कि भाई इससे आपका बच्चा गिर जाएगा। वो इलीगल है, वो उस माँ के लिए बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग है, उससे डेथ तक हो सकती है। तो यहाँ पे प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हियर why MTP? Obviously the answer is to get rid of unwanted pregnancy either due to casual unprotected intercourse। तो सबसे पहला जो यहाँ पे मुद्दा आ रहा है दैट इज
कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, यानी कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद जब फीमेल कंसीव कर लेती है और उसे वो बच्चा नहीं चाहिए, या बच्चों में गैप कम है, या वो अभी मेंटली उस चीज को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं, तो एमटीपी कराई जा सकती है। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज की है उसका फेलियर हो गया, यानी कि कॉन्डम रप्चर हो गया, या कोई आईयूडी लगी है उसने काम नहीं किया, तो एमटीपी कराई जा सकती है। ड्यूरिंग क्वाइटस और रेप्स, फोर्सफुल क्वाइटस या फोर्सफुल इंटरकोर्स या रेप के बाद भी एक फीमेल की एमटीपी कराई जा सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस है। इसके साथ साथ और क्या क्या कारण हो सकते हैं एमटीपी कराने के। मान लीजिए कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और वो मेंटली फिट नहीं है, वो मेंटली फिट नहीं है क्योंकि वो कंसीव उसने कर तो लिया बट उस प्रेगनेंसी को वो हैंडल करने के कैपेबल नहीं है, और दूसरा जब वो बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो खुद ही मेंटली फिट नहीं है, तो बच्चे को कैसे संभालेगी, तो वहां पे एमटीपी कराई जा सकती है। या फिर अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उस माँ को खतरा है तो भी कराई जा सकती है, उसमें पलने वाले बच्चे को खतरा है तो भी एमटीपी कराई जा सकती है। मान लीजिए उस बच्चे में कोई क्रोमोसोमल एब्रीवेशन यानी कि कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है तो भी प्रेफरेबली ये चीज कराई जा सकती है। तो ये बहुत सारे केसेस हैं कि एमटीपी क्यों कराई जाए और किस किस टर्म एंड कंडीशन के अंदर कराई जाए। जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फेल हो गए हैं तब कराई जा सकती है, रेप के केस में कराई जा सकती है, अगर फैटल है मदर के लिए और फिटस के लिए तो तब कराई जा सकती है, और अगर फीमेल मेंटली फिट नहीं है तो कराई जा सकती है। MTPs आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टेन केसेस वेयर कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल, आ गया नीचे, हार्मफुल और इवन फैटल either to the mother or to the fetus। इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो प्रेगनेंसी है या तो माँ के लिए फैटल है या उसमें पलने वाले बच्चे के लिए फैटल है। तो क्या लिखी है एनसीईआरटी ने लाइन, द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल और इवन फैटल इधर टू द मदर और टू द फीटस, और बोथ या दोनों के लिए ही फैटल है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट, क्वेश्चन, कब लागू हुआ? 2017 में। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, बट 2017 वाले अमेंडमेंट में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जो एक्ट है वो तो बन गया था पहले ही, बट उसमें धीरे धीरे मॉडिफिकेशन होते जा रहे हैं, अमेंडमेंट्स आते जा रहे हैं। तो 2017 वाले ने क्या बोला, was enacted by the government of India with the intention of reducing the incidences of illegal abortions and consequent maternal mortality and morbidity। एबॉर्शन बहुत ज्यादा होने से क्या हो सकता है, ज्यादा एबॉर्शन होंगे तो मैटरनल मॉर्टेलिटी यानी कि माँ की डेथ रेट बढ़ सकती है। मान लीजिए कोई माइनर है, वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती अपनी प्रेगनेंसी को, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो बन जाते हैं बट वो उस प्रेगनेंसी को हैंडल करने के कैपेबल नहीं होते, तो डेथ रेट होने के चांसेस यानी कि माँ की डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं, और मदर मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ सकती है। एंड मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी होती है सिकनेस, कोई भी बीमारी साथ में आना, तो ये सारे कारण हैं किसके, एमटीपी के। According to this act, a pregnancy may be terminated on a certain considered ground within the first 12th week of the pregnancy on the opinion of one registered medical practitioner। Important है ये। Pregnancy 9 महीने में डिवाइडेड है, यहाँ पे 3rd month, यहाँ पे है 6th month और ये है 9 मंथ। तो ये वाला जो है दैट इज फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी हो जाती है और उसकी टर्मिनेशन कराया जाता है तो यहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय ली जाती है, उसके अंडर गाइडेंस ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, खुद से नहीं। दूसरा,
दूसरे ट्राइमेस्टर में अगर, यानी कि यहाँ पे 1 से 3 महीने में का जो समय है वो 12 वीक का हो गया, तो 12 वीक में कराई गई तो यहाँ पे वो आसानी से हो भी सकती है और उसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट है। अगर उसके बाद कराई गई तो वीक बढ़ जाएंगे, वीक बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4th, 5th, 6th मंथ वाला पूरा फेज आने लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ है अप टू 12th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि 12 हफ्ते तक ये सेफ है। एंड मोर रिस्क इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा रिस्क है। इफ द प्रेगनेंसी हैज लास्टेड मोर देन 12 वीक्स बट फ्यूअर देन 24 वीक्स, यानी कि जो प्रेगनेंसी है वो 12 हफ्ते से ज्यादा की है और 24 हफ्ते से कम की है, यानी कि 3 महीने से ज्यादा की है और 6 महीने से कम के, बिटवीन 3 to 6 मंथ्स है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में है। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मस्ट बी ऑफ द ओपिनियन formed in good faith that the required ground exists, यानी कि अगर प्रेगनेंसी फीमेल में 3 महीने से ज्यादा की हो जाती है तो यहाँ पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि 2 एक्सपर्टीज की सलाह की जरूरत रहेगी और उनको फेथ में लेके ही एमटीपी परफॉर्म की जाएगी। अब जब एमटीपी परफॉर्म की जाएगी उनको फेथ में लेके, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 2 लोगों की रिक्वायरमेंट क्यों होगी और क्यों की जाएगी, इसलिए की जाएगी जब एमटीपी परफॉर्म की जा रही होगी तो एमटीपी में ये देखा जाएगा कि जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, वो फीटस में कन्वर्ट हो चुका है, और एम्ब्रियो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है तो जो एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है वो एंडोस्केलेटन बन जाता है बोन का, और बोन्स जो हैं वो हार्ड होती हैं। अब जब बोन्स हार्ड होती हैं तो इन बोन्स को निकालना मुश्किल हो जाता है, तो बॉडी पार्ट्स को कट करके और निकाला जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, जैसा कि इस फिगर में हमें दिखाई दे रहा है। और ये माँ के लिए फैटल भी हो सकता है, यानी कि माँ की जो सेहत है उसके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। कई कंडीशन जो हैं उसमें ये भी देखा जाता है कि जब ये प्रोसीजर हो रहा होता है तो मदर को कई बार ऐसी टैबलेट्स दी जाती हैं तो मदर में इंड्यूस करती हैं यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो माँ के लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं। एक टर्मिनेशन अपने आप में हार्मफुल है। तो यहाँ पे फुली ग्रोन फीटस है 23 वीक्स का, अब इसके बॉडी पार्ट्स को कट करके और फाइनली इसको टर्मिनेट किया जा रहा है। ये हमें पूरी यहाँ पे पिक्चर दिखाई जा रही है कि यहाँ पे किस तरीके से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कट किया जा रहा है। अब एक बात इसमें यहाँ ध्यान भी रखनी पड़ती है कि जब भी ऐसी प्रैक्टिसेस की जाती हैं तो इन प्रैक्टिसेस में जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत एक्सपर्टीज होने चाहिए, यानी कि जो भी एमटीपी है वो चाहे मेडिसिन से हो रही हो या मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर गाइडेंस हो रही हो, एक प्रॉपर प्लेस में होनी चाहिए। अब जब एमटीपी परफॉर्म की जाती है तो उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं वो भी पूरी तरीके से निकल जाएं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक एज वेल एज प्लेसेंटा, ये पूरी रिमूव करना जरूरी है। अगर पैच ऑफ टिश्यू बॉडी में रह जाते हैं तो पैच ऑफ टिश्यू रहने से इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, कैंसर होने के चांसेस होते हैं, इनफर्टिलिटी के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। अब यहाँ पे ये जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है ये 23 वीक में परफॉर्म की गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वीक 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, यानी कि 3 महीने के बाद कभी भी परफॉर्म की जा सकती है। अगर उससे पहले की प्रेगनेंसी है तो उससे पहले की प्रेगनेंसी है तो क्या करना होगा, उससे पहले की प्रेगनेंसी के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो ओरली खाई जाती हैं या वेजाइना में इंसर्ट की जाती हैं। ये टैबलेट्स नेचुरली क्या करेंगी, ये टैबलेट्स बिना किसी इक्विपमेंट के उस एम्ब्रियो को वहां से हटा देंगी और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो कौन सी ऐसी टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स जो यूज की जाती हैं वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स या एंटी प्रोजेस्टेरोनिक नेचर की होती हैं।
एग्जाम्पल मीजोप्रोस्टॉल और मेफीप्रिस्टोन। ये कुछ टैबलेट्स हैं जिनको ओरली या विजाइनल यूज के लिए यूज किया जाता है या विजाइना में इंसर्ट किया जाता है। अब इसके साथ साथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी यूज किए जाते हैं टर्मिनेट करने के लिए प्रेगनेंसी को। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, कब कराना चाहिए, किसके अंडर गाइडेंस कराना चाहिए और इसके अमेंडमेंट में क्या कहा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब एज ग्रुप को जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में।